उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी यानी मंगल के रोज वोटिंग हुई। बीजेपी ने इलेक्शन में हारी हुई बाजी जीत ली। हालांकि अपोजिशन की तरफ से जमहूरियत को कत्ल किए जाने या खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जारी रसाकशी और इख्तलाफ से हरगिज इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे कि यूपी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीती हुई बाजी कैसे हार गई। अरकान असेंबली या एमएलएज के लिहाज से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास राज्यसभा में जीतने का पूरा नंबर गेम था, तो यूपी में समाजवादी की पार्टी के पास अपने तीसरे उम्मीदवार को जीत दिलाने का भी नंबर तकरीबन था। इसके बावजूद बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन और यूपी में संजय सेठ को उम्मीदवार ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें जीत दिलाने का काम भी किया। इस जीत के साथ बीजेपी राज्यसभा में अक्सरियत के बिल्कुल करीब पहुंच गई है और बहुत मजबूत हो गई है। अब सवाल उठता है कि हिमाचल प्रदेश और यूपी में बीजेपी ने कैसे राज्यसभा इलेक्शन का गेम पलटकर सियासी बाजी अपने नाम कर ली। मुल्क के 15 रियासतों के 56 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, जिनमें अलग अलग 12 रियासतों की 41 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब किए गए। कर्नाटक की 4, उत्तर प्रदेश की 10 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी यानी मंगल के रोज वोटिंग हुई थी। कर्नाटक की 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी और जेडीएस का उम्मीदवार हार गया। उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीट बीजेपी और 2 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट बीजेपी की नाम रही। अरकान असेंबली के तादाद के लिहाज से समाजवादी पार्टी यूपी में 3 सीटें जीतने की पोजीशन में थी, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास जो नंबर गेम था उसके मुताबिक उसके उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनको आसानी से जीत मिल जानी चाहिए थी। ऐसे में बीजेपी ने यूपी की 8वीं सीट की हारी हुई बाजी को अपने नाम किया, तो हिमाचल प्रदेश की इकलौती और वाहिद सीट के लिए जीत हासिल करके कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी की इस जीत के साथ ही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत पर भी खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं और यहां तक की खबर आ गई कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके बाद उनको मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उनकी हुकूमत 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में काम करेगी। सुक्खू आगे कहते हैं कि बीजेपी के अरकान असेंबली भी हमारे राब्ते में हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सिर्फ कांग्रेस के अरकान ही बागी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम योद्धा यानी जंगजू हैं, लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में महफूज है। आइए अब आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कैसे हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत है और पार्टी के पास 40 अरकान असेंबली हैं, जिसके सबब कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने पूरा खेल खेल दिया। बीजेपी के पास 25 एमएलए हैं, जबकि राज्यसभा इलेक्शन जीतने के लिए 35 अरकान असेंबली की हिमायत चाहिए होती है। कांग्रेस के पास राज्यसभा सीट की जीत से 5 इजाफी अरकान असेंबली का वोट था। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट यानी जो आजाद अरकान असेंबली भी कांग्रेस सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू हुकूमत को हिमायत देते रहे हैं, उनका भी साथ माना जाता है। बीजेपी को जीतने के लिए 10 अरकान असेंबली के इजाफी वोटों की जरूरत थी। ऐसे में जब नतीजा सामने आया तो मुकाबला बराबरी यानी ड्रॉ पर रहा और दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद कांग्रेस के पैरों तले सियासी जमीन ही खिसक गई। दरअसल कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली ने क्रॉस वोटिंग की
और सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमायत करने वाले 3 इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद अराकीन असेंबली ने भी बीजेपी के हक में वोट देकर कांग्रेस के पूरे खेल को ही पलट दिया। राज्यसभा इलेक्शन में दोनों ही उम्मीदवारों को जब 34-34 वोट मिले तो इस तरह से लकी ड्रॉ के जरिए फैसला करने पर इत्तेफाक हुआ और सियासी बाजी जो थी वो बीजेपी के हर्ष महाजन के नाम निकली। यानी अभिषेक मनु सिंघवी पहले तो बीजेपी से हारे, उसके बाद किस्मत से हार गए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की हुकूमत को खतरा है। कांग्रेस अराकीन असेंबली को खुद जोड़कर नहीं रख पाई है, जिसके सबब अभिषेक मनु सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा है और वो राज्यसभा पहुंचने से महरूम रह गए। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को कैसे झटका दिया। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीट पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें 8 सीटें बीजेपी ने और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली हैं। हालांकि सूबे की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे थे, जिसमें बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार थे। बीजेपी का जो 8वां उम्मीदवार था, वहीं से पूरा खेल शुरू हुआ। अराकीन असेंबली की तादाद के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीतने की पोजीशन में थी। इसके बावजूद बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के तौर पर उतारा, जो समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए अपनी तीसरी सीट के जीतने का हिसाब किताब खराब करना भी शुरू हो गया। यूपी में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 अराकीन असेंबली की हिमायत चाहिए थी। आरएलडी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के पास 108 अराकीन असेंबली थे और कांग्रेस के 2 अराकीन असेंबली को अगर मिला दिया जाए तो यह तादाद 110 तक पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी को तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए महज सिर्फ 1 वोट की जरूरत थी। आरएलडी के रहते हुए समाजवादी पार्टी तीनों सीटें तकरीबन जीत जाती, यह ऐसा यकीनी तौर पर माना जा रहा था। लेकिन इलेक्शन से पहले ही जयंत चौधरी को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया। इस तरह आरएलडी और राजा भैया की हिमायत मिलने के बाद बीजेपी के पास 289 यानी 289 वोट हो रहे थे, जबकि उसे अपने 8वीं सीट जीतने के लिए 396 वोटों की जरूरत थी। बीजेपी को 7 इजाफी वोटों की जरूरत थी, तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 वोट का इंतजाम करना था। आप दोनों के दरमियान का फासला खुद समझ सकते हैं, एक तरफ 7 वोट, एक तरफ 1। लेकिन अखिलेश यादव के राज्यसभा अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए जो हर सियासी दांव चल रहे थे, उसमें राजा भैया से भी राब्ता किया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। बीजेपी समाजवादी पार्टी के अराकीन असेंबली में भी सेंध लगाने में पूरी तरह से कामयाब हो गई। राज्यसभा इलेक्शन में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही अखिलेश यादव इस बात को समझ गए थे कि उनकी पार्टी के कुछ अराकीन असेंबली ने क्रॉस वोटिंग का मन बना लिया है। कानून साज असेंबली में मंगल के रोज यानी जब 27 फरवरी 2024 को हुई वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 अराकीन असेंबली ने क्रॉस वोटिंग कर दी और एक खातून एमएलए जो अमेठी की हैं वो गैर हाजिर रहीं। राज्यसभा इलेक्शन की वोटिंग से कुछ पहले समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली मनोज पांडे ने चीफ व्हिप ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उससे एक दिन पहले ही उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के 7 अराकीन असेंबली ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें मनोज कुमार पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। वहीं अमेठी से ताल्लुक रखने वाली रुकने असेंबली महाराजी देवी वोट देने ही नहीं पहुंची। अखिलेश यादव एनडीए खेमे से यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी के एक रुकने असेंबली का वोट अपने हक में लाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन उनके साथ अराकीन असेंबली की क्रॉस वोटिंग ने और एक एमएलए के गैर हाजिर रहने के पूरे मामले ने उनका पूरा खेल खराब कर दिया और बीजेपी के लिए एक
अच्छा मौका मिल गया और वो जीत गई। इस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई बाजी हार गई तो बीजेपी हारी हुई बाजी को अपने नाम करने में कामयाब रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरा कसूर जो है वो बीजेपी का ही है कि वो दूसरी पार्टियों के अराकीन असेंबली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, या फिर उन पार्टियों का भी कसूर है कि वो अपने अराकीन असेंबली को रोकने में, मुत्तहिद रखने में, अपने साथ रखने में नाकाम साबित हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अक्सरियत वाली हुकूमत रहते हुए भी बीजेपी से वो हार जाती है। इसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को खुद एहतसाबी करनी होगी और इसके लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार करनी होगी, वरना 2024 का लोकसभा इलेक्शन सर पर है। हर पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, लेकिन दोनों पार्टियां जिस तरह से राज्यसभा इलेक्शन में नाकाम हुई हैं, इसका जिम्मेदार उनको भी माना जाएगा। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले अगर वो हिकमत अमली, मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार करने में कामयाब होती हैं तो फिर लोकसभा इलेक्शन में इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है, वरना एक बार फिर उनको बीजेपी के सामने मुंह की खानी पड़ेगी और फिर हारी हुई बात। इस तरह से बीजेपी ने अभी जीती है, बीजेपी और मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका लगता जाएगा। बहरहाल अभी बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।